आज का टॉपिक है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। मान लीजिए किचन में खाना बन रहा है तो उसकी स्मेल जो है पूरे घर में फैल जाती है। पूरे घर में ना भी फैले तो एक दो कमरों तक तो उसकी स्मेल आ ही जाती है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका सिंपल सा रीज़न ये होता है, मान लीजिए फूड है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं जब उनको हम गर्म करते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है। जब उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है तो वो क्या करते हैं, एयर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ वो डिफ्यूज़ होकर जाएंगे, जैसे देखिए ये डिफ्यूज़ हो रहे हैं, जहाँ जहाँ ये डिफ्यूज़ होकर जाएंगे वहाँ वहाँ क्या होगी, इसकी स्मेल आएगी। एक बार दोबारा समझ लीजिए, डिफ्यूज़न का मतलब होता है द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, दो आपको सब्सटेंसेस दिए होंगे, उनके पार्टिकल्स जो होंगे आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। अच्छा, अब इसके थोड़े एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ये आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। इसमें देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक ग्लास जार ले लिया और उसमें ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन वेपर्स भर लिए। इनका कलर क्या होता है, रेड ब्राउन। और इसके ऊपर एक और ग्लास जार इन्होंने इन्वर्ट कर कर रख दिया और ये खाली है। नीचे वाला जो ग्लास जार है इसमें क्या है, ब्रोमीन वेपर्स हैं, और ऊपर वाला जो ग्लास जार है वो क्या है, खाली है। अच्छा, फिर आप क्या करोगे, धीरे धीरे से देखोगे कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आने लग गए हैं। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, ऊपर आने लग जाते हैं। क्यों? यहाँ पर जो ब्रोमीन गैस है उसके वेपर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, इस खाली ग्लास जार के अंदर डिफ्यूज़ होने लग जाते हैं। और आफ्टर सर्टेन टाइम, 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटे बाद, आपको इस तरीके का ऑब्जर्व करने को मिलेगा दोनों ग्लास जार में कि ब्रोमीन वेपर्स जो सिर्फ इस वाले ग्लास जार में थे वो अब यहाँ पर दोनों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज़न में एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स जो हैं वो दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के साथ क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। अच्छा, ये कब तक मिक्स होते हैं? ये जब तक मिक्स होते रहेंगे जब तक कि वो यूनिफॉर्म ना हो जाए, जब तक कि वो यूनिफॉर्म ना हो जाए। तो डिफ्यूज़न तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं डिफ्यूज़न के। अच्छा, मान लीजिए आपके घर में मछली बन रही है तो उसकी एक डिस्टिंक्ट सी स्मेल होती है, वो पूरे कमरे के अंदर क्या होती है, फैल जाती है। तो वो भी किसका एग्जांपल होगा, डिफ्यूज़न का होगा। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए किसी ने परफ्यूम लगा रखा है तो उस केस में क्या होता है, उसके परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो क्या होता है, पूरे घर के अंदर क्या होती है, फैल जाती है। पूरे घर के अंदर ना भी फैले तो आसपास जो होते हैं उनको उसकी स्मेल पता लग जाती है। ये किसके कारण होता है, जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, एयर के अंदर डिफ्यूज़ कर जाते हैं। अब देखिए, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? जब भी आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो उसके पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। उनके पार्टिकल्स के अंदर क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। और जितना उनके पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी उतनी दूर तक वो क्या होंगे, ट्रैवल करेंगे। मान लीजिए ये कोई आइटम है, फूड मान लीजिए, इसको आप गर्म कर रहे हो। जब आप इसको गर्म करोगे तो जितना ज़्यादा आप इसको गर्म करोगे उतना इनके पार्टिकल्स के अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और वो उतनी दूर तक क्या करेंगे, डिफ्यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए। अब आइडियली डिफ्यूज़न जो फिनोमिना है ये हमें बताता क्या है, ये हमें सिंपल ये बताता है, फिनोमिना ऑफ डिफ्यूज़न टेल अस दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। के मतलब जो पार्टिकल्स होंगे किसी भी मैटर के वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो ये किसकी ऑब्जर्वेशन है, डिफ्यूज़न की।
अब देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो सबसे कम किस में होता है, सॉलिड्स के अंदर होता है, उससे ज़्यादा लिक्विड्स में, और सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, गैसेस के अंदर। इसके एग्जांपल देख लीजिए। देखिए जो सॉलिड होता है उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं। ये मान लीजिए आपको कोई सॉलिड दे रखा है, ये इसके पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों, इनके बीच का गैप क्या होता है, कम होता है। जितना पार्टिकल्स के बीच में गैप कम होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा दूसरा मान लीजिए कोई आपको लिक्विड दे रखा है, इसके पार्टिकल्स जो होंगे उनके बीच में गैप जो होगा वो सॉलिड के मुकाबले क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसके पार्टिकल्स में होता है, गैसेस के। तो देखिए यहाँ पर गैप क्या है, सॉलिड के अंदर कम है, तो इसलिए यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। यहाँ पर सॉलिड के मुकाबले गैप क्या है, ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, तो इस केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले क्या होगा, थोड़ा कम होगा, क्योंकि गैप ज़्यादा है ना, गैप ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप ही कम हो जाएगी। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो स्पेस होती है वो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में होती है, तो इस कारण क्या होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो जब आप इसको गर्म करोगे तो इनके पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कम आएगी, इसमें उससे ज़्यादा आएगी, और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पार्टिकल्स में आएगी, गैसेस के पार्टिकल्स में। इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो सॉलिड के अंदर सबसे कम होता है, लिक्विड में उसके अंदर उससे ज़्यादा होता है सॉलिड के मुकाबले, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसेस में। होप ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा सबको। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक आपको एक ग्लास जार दे रखा है, इसके अंदर कौन से वेपर्स हैं, ब्रोमीन वेपर्स है। ब्रोमीन वेपर्स का कलर क्या होता है, रेड ब्राउन, और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक इन्वर्टेड ग्लास जार रख दिया, तो धीरे धीरे इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, जो नीचे की तरफ ग्लास जार है उसके पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो ये डिफ्यूजन क्या हो गया, डिफ्यूजन इन गैसेस हो गया। क्लियर है तो। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, diffusion is a property of matter which is based on the motion of its particles। diffusion किस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, ये करता है जो आपको मैटर दे रखा है उसके पार्टिकल्स के जो मोशन है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये सबसे फास्टेस्ट किस में होता है, गैसेस में, और सबसे स्लोएस्ट किस में होता है, सॉलिड में। गैसेस में सबसे फास्टेस्ट क्या होता है, क्यों, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है, गैसेस के मुकाबले बहुत कम होता है। इसलिए यहाँ पर ये क्या होता है, डिफ्यूजन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। जितना ज़्यादा आप हीट करेंगे उतनी पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ेगी, और उतना ज़्यादा क्या होगा, उसमें डिफ्यूजन होगा। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे डिफ्यूजन इन गैसेस। देखिए द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस हाउएवर डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी। अच्छा गैसेस में भी ऐसा होगा, जो जिस गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा, डिफ्यूज़न का रेट कम होगा, और जिस गैस की डेंसिटी कम होगी उसमें रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आपको मान लीजिए दो गैसेस दे रखी हैं, ये गैस नंबर 1 मान ली और ये गैस नंबर 2 मान ली,
यहाँ पर देखिए डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, इस गैस नंबर 1 की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और गैस नंबर 2 की डेंसिटी क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा और यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा, कम होगा। जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना डिफ्यूज़न का रेट कम होगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए when food is cooked, some of the substances in the food releases gases having the smell of food in them. The particles of these gases move very quickly and mix up with the air by diffusion. देखिए यहाँ पर ये खाने को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है शेफ। तो इस केस में इनके जो फूड होंगे उनके जो पार्टिकल्स होंगे उनमें काइनेटिक एनर्जी आएगी और उनमें से कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं और जितनी ज़्यादा उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी दूर तक वो क्या करते हैं, डिफ्यूज़ कर जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो स्मेल ऑफ फूड होती है वो किसके कारण होती है, वो होती है फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में क्या करते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक लेडी ने परफ्यूम लगा रखा है तो इसकी स्मेल जो है आसपास वालों को पता लग जाएगी। क्यों, यहाँ पर जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, एयर के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएंगे और जहाँ जहाँ तक वो जाएंगे वहाँ तक उसकी स्मेल आएगी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है। अगर मान लीजिए कहीं किसी घर में फ़िश बन रही है तो जो फ़िश की होती है बड़ी अलग से स्मेल होती है, तो उसकी जो स्मेल होती है ना वो साइड वाला जो घर होगा वहाँ तक भी पहुँच जाएगी। क्यों, फ़िश के जो पार्टिकल्स होंगे वो डिफ्यूज़ करके क्या होते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई जो गर्म खाना होता है उसकी स्मेल तो पहुंच जाती है दूर तक, मगर जो ठंडा खाना होता है उसकी स्मेल जो है वो नहीं जा पाती है। उसका रीज़न क्या होता है, उसका सिंपल रीज़न ये होता है कि मान लीजिए आपको एक गर्म खाना दे रखा है तो इनके पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये दूर तक डिफ्यूज़ कर पाते हैं। जबकि जो ठंडा खाना होता है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, तो वो ज़्यादा दूर तक डिफ्यूज़ नहीं कर पाते। अब इनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। देखिए ये हॉट फूड है और ये कोल्ड है, तो ये जो हॉट फूड है इसमें काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स में ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा दूर तक डिफ्यूज़ करेंगे। जितनी दूर तक वो डिफ्यूज़ करेंगे उतनी दूर तक उनकी क्या होगी, स्मेल आएगी। जबकि देखिए ठंडा खाना है, इसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो ये ज़्यादा दूर तक डिफ्यूज़ नहीं कर पाते। मतलब इसमें रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होता है, ना के बराबर होता है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लीजिए आप घर के किसी कोने में अगरबत्ती जला रहे हैं तो उस केस में उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। उसका रीज़न क्या होता है, उसका सिंपल रीज़न ये होता है कि जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो उनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है उन पार्टिकल्स को क्या करती है, डिफ्यूज़ कर देती है एयर में, और जहाँ जहाँ तक वो पार्टिकल्स जाएंगे वहाँ तक क्या होगी, उसकी स्मेल हमें आएगी। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है, when someone opens a bottle of perfume in one corner of a room, its smell spreads in the whole room quickly। मान लीजिए आपको एक ये बॉटल दे रखी है परफ्यूम की, तो जैसे ही आप इसका ये ढक्कन ओपन करेंगे तो इसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। उसका रीज़न क्या होता है, उसका सिंपल रीज़न ये है, ये जो आपको बॉटल दे रखी है परफ्यूम की, जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं
तो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होंगे वो तो गैसेस स्टेट में होंगे, और गैसेस के बीच में जो होता है, गैसेस के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, एयर में डिफ्यूज़ कर जाएंगे, और जहाँ जहाँ ये डिफ्यूज़ होकर जाएंगे वहाँ वहाँ तक इसकी स्मेल क्या होगी, हमें आएगी। अब देखिए, मान लीजिए किसी के घर में जो है गैस का सिलेंडर यूज़ होता है और वो गलती से लीक कर गया, वो गलती से लीक कर गया। द लीकेज ऑफ कुकिंग गैस इन आवर होम इज डिटेक्टेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस इथाइल मरकैप्टेन प्रेजेंट इन कुकिंग गैस। देखिए ऐसा होता है, जितने भी एलपीजी के सिलेंडर हमारे घर में आते हैं उसमें अगर कहीं पर लीकेज आ जाए, लीकेज हो जाए सिलेंडर के अंदर, तो उसकी एक बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। वो स्मेल किसके कारण होती है, क्योंकि ये जो एलपीजी का सिलेंडर होता है इसके अंदर हमने इथाइल मरकैप्टेन मिलाया होता है। तो जैसे ही इसमें कहीं से लीकेज आती है तो वो एलपीजी गैस के साथ क्या होता है, एयर के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है, और इसकी स्मेल से ही हमें पता लगता है कि सिलेंडर लीक कर रहा है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स। अभी हमने गैसेस का पढ़ा है, अब हमें लिक्विड्स का पढ़ना है, डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स। देखिए ऐसा होता है, लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है वो गैसेस के पार्टिकल्स के मुकाबले क्या होती है, कम होती है। इसलिए यहाँ पर जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा वो गैसेस के मुकाबले क्या होगा, कम होगा। गैसेस के मुकाबले क्या होगा, कम होगा। अब जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दे रखा है, if a crystal of potassium permanganate is placed at the bottom of the water beaker, then purple color of the potassium permanganate spreads into the whole water slowly। देखिए मान लीजिए आपको एक ये कंटेनर दे रखा है या बीकर दे रखा है, मान लीजिए इसके अंदर आपने पानी डाल रखा है और आपने क्या किया, इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। ये आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाल रखा है, तो धीरे धीरे होगा क्या, पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है। क्या होता है, पर्पल कलर होता है। अब होगा क्या, जैसे ही पानी के अंदर आप सोडियम परमैंगनेट को डालोगे तो धीरे धीरे इस सोडियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, पानी के अंदर डिफ्यूज़ होना चालू हो जाएंगे। पानी के अंदर क्या होंगे, डिफ्यूज़ होना चालू हो जाएंगे। इस कारण क्या होगा, धीरे धीरे पूरा का पूरा पानी जो होगा वो किस कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली अब अगर मान लीजिए आप कॉपर सल्फेट, मान लीजिए आपको एक ये बीकर दे रखा है, इसके अंदर आपने पानी भर लिया और इसके अंदर हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट डाल दिया। क्या डाल दिया आपने, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाल दिया। तो होगा क्या, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये पानी जो है पूरा का पूरा ब्लू होना चालू हो जाएगा। उसका रीज़न, इसके जो पार्टिकल्स होंगे कॉपर सल्फेट के, धीरे धीरे क्या होंगे, वो पानी के अंदर डिफ्यूज़ होना चालू हो जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपको एक बीकर दे रखा है, इसके अंदर आपने पानी भर रखा है और आप इसके अंदर क्या करते हैं, ब्लैक इंक डाल देते हैं। कौन सी इंक डाल देते हैं, ब्लैक इंक। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो पानी होगा वो ब्लैक होना चालू हो जाएगा। क्यों, ब्लैक इंक के जो पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स। देखिए जो
सॉलिड होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होती है, कम होती है। ये मान लीजिए आपको कोई सॉलिड दे रखा है तो इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है, बहुत कम है। तो इस कारण क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होने के कारण इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होगा। इस कारण क्या होता है, इसमें रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होता है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अच्छा, मान लीजिए इसका आप एग्जांपल ले लीजिए। ये आपको एक वाइट बोर्ड ले रखा है, इसके ऊपर हमने कुछ लिख दिया, मान लीजिए मैंने 10 लिख दिया। तो इस केस में होगा क्या, अगर मैं इसको जल्दी से रब कर दूंगा 10 मिनट में या एक दिन बाद रब कर दूंगा तो ये क्लीन हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। मगर इन केस मान लीजिए मैं इसको, ये मैंने बोर्ड के ऊपर 10 लिखा, अगर मैं इसको 4-5 महीने तक नहीं मिटाता हूँ, 4-5 महीने तक क्या करता हूँ, मैं इसको नहीं मिटाता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, जब मैं 4-5 महीने बाद इसको मिटाऊंगा तो ये बिल्कुल बहुत कम इसका जो परसेंटेज है वो मिटेगा। मतलब ये आपको फिर भी नज़र आता रहेगा। होगा क्या, देखिए जब ये आपको एक वाइट बोर्ड दे रखा है, इसके ऊपर अपने कुछ इंक से लिख दिया, तो धीरे धीरे इंक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बोर्ड के अंदर डिफ्यूज़ कर जाते हैं। बोर्ड के अंदर क्या करते हैं, डिफ्यूज़ कर जाते हैं। तो आप जितना लेट इसको रब करेंगे उतना आपको इसको रब करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। क्यों, जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा जो इंक के पार्टिकल्स होंगे वो बोर्ड के अंदर क्या करेंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे। इसलिए जब भी आप किसी बोर्ड के ऊपर कुछ लिखते हैं तो उसको हमें जल्दी से मिटा देना चाहिए। जितना लेट आप मिटाओगे उतना उसके पार्टिकल्स जो होंगे, इंक के पार्टिकल्स, वो क्या करेंगे, बोर्ड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएंगे। फिर उनको मिटाना उतना ही आपको मुश्किल पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास 2 मेटल ब्लॉक हैं, एक मेटल ब्लॉक ये रहा और दूसरा मेटल ब्लॉक ये रहा। आपने क्या किया, दोनों को बांध दिया, दोनों को किसी रस्सी से बांध दिया और आप इसको 4-5 महीने तक ना हिलाएं। तो जब आप 4-5 महीने बाद इस रस्सी को खोलेंगे तो उस वक्त तक ये दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में चिपक जाएंगे। उसका रीज़न क्या होता है, इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा चलो, इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, तो आप ये कर सकते हो, आप एक स्केल ले लीजिए और एक रबड़ ले लीजिए। रबड़, आप स्केल के ऊपर रबड़ रखकर उसको बांध दीजिए और 7 दिन तक ऐसे ही करिए। 7 दिन बाद जब आप रस्सी को हटाएंगे तो उस केस में आप क्या देखोगे, ये जो रबड़ है वो ऑलरेडी जो है स्केल के साथ चिपक चुकी होगी। उसका रीज़न क्या होगा, जो रबड़ के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, स्केल के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएंगे। अच्छा, तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने डिफ्यूज़न की डेफिनेशन पढ़ी। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस के अंदर क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और ये डिफ्यूज़न कब तक चलता रहता है, जब तक कि वो यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो जाए। ये फास्टेस्ट किस में होता है, गैसेस में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड्स के अंदर। होप आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे ना अपनी वीडियोस को हम यूट्यूब पर भी लाइव भेजें, तो उसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू।